नमस्ते, मेरा नाम अमित कुमार चौबे है और मैं यहाँ पर आप लोग कुछ कठिन प्रश्नों का हल बताने वाला हूँ। जैसे प्रकाश में वेग के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, प्रकाश में तरंग गति की उत्पत्ति के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, और सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं अथवा तारों की गतियों के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। और दूसरी जरूरी बात यह कि कोई भी वस्तु अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति अथवा विराम की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर एक बोर्ड पर तस्वीर बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर सोलर सिस्टम का तस्वीर बना हुआ है, सौर परिवार का, जिसके केंद्र पर सूर्य है और ग्रह उनके चारों तरफ अपनी कक्षाओं में अपने अक्ष पर घूर्णन के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पर पृथ्वी और चंद्रमा का तस्वीर बना हुआ है, इनकी गतियों का जो चित्रण है उसका तस्वीर बना हुआ है। यहाँ पर अकेला सूर्य का तस्वीर बना हुआ है, जिनसे विकिरणकारी ऊर्जाओं का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर एक चाक का तस्वीर बना हुआ है, जिस पर कुम्हार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इसी चाक पर पानी से भरा हुआ बर्तन रखा हुआ है, जिसके दोनों तरफ विपरीत दिशाओं में एक छिद्र है और इन छिद्रों से पानी फुहारे के रूप में बाहर की ओर निकल रहा है। यहाँ पर एक बैलून का तस्वीर बना हुआ है, जिनके एक रास्ते से हवाएं बाहर निकल रही है, और यहाँ पर दूसरा तस्वीर बैलून का बना हुआ है, जिनके दोनों रास्तों से हवाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर तस्वीरों का हमने विवरण बताया। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ जो सौर परिवार का जो तस्वीर बना हुआ है, यहाँ पर नीचे विकिरण बल लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो तस्वीर बना हुआ है गतियों का, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लिखा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उपग्रह की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है और सूर्य अथवा ग्रहों की गतियों के लिए विकिरण बल जिम्मेदार है। अब विकिरण बल क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत है ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। जैसे कि इसके पहला मैंने विज्ञान का अध्ययन किया, जैसे कि न्यूटन महोदय का जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिए थे उसका अध्ययन किया, उनके द्वारा जो 3 गति का जो नियम दिए हैं उसका अध्ययन किया। गैलीलियो महोदय ने जो जड़त्व का सिद्धांत दिया था उसका अध्ययन किया। आइंस्टाइन महोदय का जो सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है, जिसने ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में पूर्ण रूप से रूपांतरित किया जा सकता है, इसका अध्ययन किए। फिर हमने प्रकाशीय ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा का अध्ययन किया, विकिरणकारी ऊर्जाएं जो हैं उसका अध्ययन किया। फिर घर्षण बल का अध्ययन किया। उसके बाद हाइगेंस महोदय ने जो प्रकाश तरंग सिद्धांत का जो सिद्धांत दिए हैं, प्रकाश के तरंग जो का सिद्धांत दिए हैं उसका अध्ययन किए। फिर कणिका का जो सिद्धांत था न्यूटन महोदय ने दिए थे उसका अध्ययन किए। फिर उसके बाद माइकलसन महोदय ने जो प्रकाश के वेग का सिद्धांत दिए थे उसका अध्ययन किए। और उसके बाद जो केपलर महोदय ने जो ग्रहों के गतियों का जो नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे, उसका अध्ययन किए, जैसे कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और वार्षिक गति नियम। फिर एडविन हबेल महोदय ने जो ब्रह्मांड निरंतर प्रसार में है और प्रत्येक गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हट रही है, इसका अध्ययन किए। और घर्षण बल का अध्ययन किए। इन तमाम अध्ययनों के बाद, विज्ञान के इन अध्ययनों के बाद मुझे ये लगा कि गति के लिए सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या विद्युत बल या जो भी और भी नॉर्मल बलें हैं यही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि प्रकाश में वेग है, गति है, तो इस गति के लिए कोई और बल अस्तित्व में है जिसको हम लोग अभी जान नहीं चुके हैं, अदृश्य हम लोग से अभी इसका भेद पता नहीं है। और इसी प्रकाश के वेग का जो है गति है, इसी के बारे में मैंने अध्ययन किया और आप लोगों को इन वीडियो क्लिप के द्वारा बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लिखा हुआ है, तो गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गति के लिए जिम्मेदार है और विकिरण बल सूर्य और ग्रहों की गति के लिए जिम्मेदार है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन विकिरण बल क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे कि हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके केंद्र पर विरलता उत्पन्न होता है और उसके अणु एक दूसरे से दूर हटते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के केंद्र पर सघनता उत्पन्न होता है और उसके अणु एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ पर
ये दीप्त वस्तु है और ये अदीप्त वस्तु है। यहाँ ऊष्मा के कारण ऊष्मा द्वारा इस पर प्रभावी जो बल है, ऊष्मा के द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होता है उसका कल्पना हम कर सकते हैं। किसी और बल की कल्पना नहीं किया जा सकता है। ऊष्मा दिया गया है वस्तु को, तो ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न प्रभाव वाली बल की कल्पना किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कोई और दूसरे बल की कल्पना नहीं किया जा सकता। जैसे कि विकिरण बल जो है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विकिरण बल वह बल है जो विकिरणकारी ऊर्जाओं द्वारा उत्पन्न एक प्रभाव है, जो वस्तु को ताप के पर निर्भर करता है। वस्तु का ताप बढ़ने से विकिरण बल का परिमाण बढ़ेगा और वस्तु का ताप घटने से विकिरण बल का परिमाण घटेगा। ये जो है विकिरण बल, वस्तु का जो ताप जब शून्य हो जाएगा तो विकिरण बल का परिमाण भी शून्य हो जाएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान के कारण उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है, जिसके अंदर अन्य वस्तुएं गुरुत्व बल का अनुभव करता है। ये वस्तु का अपना बल होता है। जब तक द्रव्यमान है तब तक गुरुत्वाकर्षण बल है। जब वस्तु का द्रव्यमान जलकर नष्ट हो जाएगा, यानी वस्तु जब जलकर नष्ट हो जाएगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी समाप्त हो जाएगा। यह आइंस्टाइन महोदय का जो सभ्यतावाद का सिद्धांत था दिए है, वो उसका समर्थन कर रहा है। जो ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। जब ये द्रव्यमान का रूपांतरण ऊर्जा में हो जाएगा तो इस द्रव्यमान का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो विकिरण बल है ये वस्तु का बाहरी बल होता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तु का अपना बल होता है। ये ताप पर निर्भर करता है और ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। विकिरण बल का नियम हम आप लोगों को बताते हैं। इस तरह मैंने विकिरण बल का 3 नियम प्रतिपादित किए थे। 3 नियमों का हमने रचना किया है, जो इस प्रकार है। विकिरण बल का पहला नियम है, जब विकिरणकारी ऊर्जा अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा की उत्पत्ति यानी स्वरूपांतरण जिस बिंदु पर होता है, उस बिंदु पर उत्पन्न ऊर्जा का पहला अंश अपने उसी मूल बिंदु पर स्थिर रहेगा जब तक कि ऊर्जा के दूसरे अंश की उत्पत्ति न हो जाए। जैसे कि जब दूसरे अंश की उत्पत्ति होगी, अर्थात दूसरे अंश की जब उत्पत्ति होगी तो वो अंश रहेगा कहाँ, इसके लिए स्थान चाहिए। तो दूसरा उत्पत्ति के कारण दूसरा अंश पहले वाले अंश पर एक बल के साथ धक्का मारता है, तो पहला वाला अंश आगे की ओर बढ़ जाता है, उसमें गति आती है और आगे की ओर चला जाता है। फिर दूसरा अंश उस स्थान को ग्रहण करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहला अंश है, यहाँ पर पहला अंश है ये, और ये जब दूसरा अंश उत्पन्न हुआ तो इसके धक्का के कारण पहला अंश यहाँ पर आ गया और दूसरा अंश इस स्थान को ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार उत्पत्ति के कारण उत्पन्न प्रत्येक अंश प्रत्येक अगले वाले अंश पर एक बल के साथ धक्का मारते हैं, तो अगले वाले अंश में धारा के रूप में उन्हें वेग मिलता है, उन्हें गति मिलती है और आगे की ओर बढ़ जाता है, पुनः बढ़ जाता है। ऊर्जा के उत्पत्ति के कारण ऊर्जा का जो अंश उत्पत्ति के कारण ऊर्जा का अगला अंश है उस पर धक्का लगता है और वो आगे की ओर बढ़ जाता है। जैसे चूंकि इसमें अगले वाले अंश पर ये वेग मिल रहा है दूसरे वाले अंश के धक्का के कारण, तो आगे की ओर बढ़ रहा है, इसको धारा मिलती है, गति मिलती है। और चूंकि जिस बिंदु पर ऊर्जा का अंश उत्पन्न होते हैं उस बिंदु से ऊर्जाएं वृत्ताकार रूप में, गोलाकार रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति के कारण ऊर्जा द्वारा ही ऊर्जा पर एक धक्का लगता है, बल लगता है, तो ये अगले अंश जो है, आगे वाले अंश जो है वो वृत्तीय रूप में, वृत्ताकार रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, फैलते हैं, यानी तरंग के रूप में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा के धक्का के कारण ही अगले वाला ऊर्जा जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, उसको वेग मिल रही है और ये वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ रहा है। तो इसको प्रकाश को तरंग की उत्पत्ति भी यहाँ पर ऊर्जा के उत्पत्ति के कारण ही प्रकाश में तरंग की उत्पत्ति देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगले वाले अंश जो आगे की ओर जा रहा है धक्का के कारण, तो उसमें वेग भी मिल रहा है, गति मिलती है। यानी विकिरण बल के पहले नियम से
प्रकाश में वेग और प्रकाश में तरंग की उत्पत्ति यहाँ पर देखने को मिल रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। तो विकिरण बल के पहले नियम से प्रकाश में वेग और प्रकाश में तरंग की उत्पत्ति होती है। और दूसरा नियम विकिरण बल का इस प्रकार है, जब किसी वस्तु के केंद्र से कोई विकिरणकारी ऊर्जा अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा उसके सतह की ओर चलती है तो मार्ग में सघनता के कारण ऊर्जा द्वारा अणुओं पर एक बल लगता है जो वस्तु के ताप के समानुपाती होता है तथा वस्तु के ताप के विरुद्ध कर्मानुपाती होता है और ऊर्जा व अणु में उत्पन्न त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। ये दूसरा नियम था विकिरण बल का। तीसरा नियम इस प्रकार है, जब कोई किरण माध्यम परिवर्तित करती है तो इसका प्रभाव माध्यम और किरण दोनों पर पड़ता है। इस प्रकार माध्यमों के दबांतर यानी विरल माध्यम और सघन माध्यम दोनों माध्यमों के दबांतर के कारण किरण और माध्यम एक दूसरे पर बल लगाते हैं जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होता है। ये तीसरा नियम है। तो विकिरण बल का ये 3 प्रकार का ये नियम है जो हमने अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका, जैसे कि ये जो 3 नियम हम आप लोगों को पढ़कर अभी सुना है, ये तीनों नियम जो है विकिरण बल का हमने पेटेंट ऑफिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस बिल्डिंग द्वारका दिल्ली में इसको हमने अगस्त 2017 में ही फाइल कर चुके हैं, जिसका ये पेपर है मेरे पास। मेरे जो हमने ये जो एड्रेस जो बताया था अभी दिखाया जो पेपर पेटेंट ऑफिस का, तो ये मेरा थोड़ा आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए हमने ये वीडियो क्लिप बनाकर आप सभी विद्वानों को मैं ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ और ये कैसे कैसे ब्रह्मांड की जो गतियाँ हैं और कार्य जो होता है विकिरण बल द्वारा, ये मैं आप लोगों को बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो कोरोना वायरस का बहुत से दुनिया तंग है, परेशान है, तबाही मचा हुआ है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर पूरा काम को पूरा कर लिया जाए, फिर ना जाने कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। विकिरण बल का जो तीसरा नियम हमने अभी बताया, उसी नियम पर ये जो सूर्य का जो घूर्णन है ये कार्य करता है। यही बल उस पर समर्थन इसको कार्य करने का समर्थन करता है। ये तीसरा नियम जो विकिरण बल का है, जैसे कि कोई भी किरण सघन माध्यम में उसकी चाल कम होती है और विरल माध्यम अथवा निर्वात में उसका चाल तीव्र हो जाता है। जैसे कि जब सूर्य के सतह से जब किरणें उत्सर्जित होती है तो सघन माध्यम में इनकी चाल कम है, लेकिन विरल माध्यम में जैसे प्रवेश करती है तो इनकी चाल तीव्र हो जाती है। तो इनकी तीव्रता के कारण सूर्य के सतह पर ये एक क्रियात्मक बल लगाती है, जिससे कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन गति इनको मिलता है। ये सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन गति करने लगते हैं। विकिरण बल के क्रियात्मक बल के कारण ये तीव्रता किरण को तीव्रता मिलती है और ये आगे की ओर बढ़ जाती है और सूर्य के सतह को गति मिलता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगते हैं। अब वहाँ बात की सूर्य अपने अक्ष पर जब घूर्णन करते हैं तो ये जो विकिरण बल है किस रूप में कार्य करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक बैलून का तस्वीर बना हुआ है। जब हम किसी बैलून में पूरा हवा भर देते हैं और उसके छिद्र को हम खुले में छोड़ देते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, तो वो उसके छिद्र से एक रास्ते से हवाएं बाहर की ओर निकलने लगती है। हवाएं जिस दिशा में बाहर निकलेगी बैलून उसके दूसरी दिशा में गति करेगा, रचते हुए घूर्णन करते हुए। उसको घूर्णन का जो बल मिलता है ये इसका कारण ये है कि जब हवाएं जिस रास्ते से निकलती हैं वो रास्ता का आकार वृत्तीय रूप में होता है, गोलाकार रूप में होता है। जिस तरह इसलिए इस बैलून को एक बलाघूर्ण इस पर आरोपित होता है। तो बलाघूर्ण के कारण बैलून अपने घूर्णन करते हुए नाचते हुए आगे की ओर बढ़ती है। अगर किसी भी तरह इस रास्ते से भी इतना ही हवा निकालकर इसको बल दिया जाए, जैसे यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, ये पहला रास्ता है और दूसरा रास्ता। पहले रास्ते से हवाएं निकल रही हैं तो बैलून
हवा के विपरीत दिशा में आगे गति कर रही है और नाचते हुए घूर्णन के साथ अगर दूसरे रास्ते से हवा निकालकर हम इतना ही परिमाण में बल इसको देंगे तो ये एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित जगह पर रुक जाएगी, यानी यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर हो जाएगा, तो बैलून एक निश्चित बिंदु पर रुक जाएगी। लेकिन अगर किसी भी रास्ते से ज़्यादा परिमाण में बल मिलेगा बैलून को, तो वो कम परिमाण में की ओर बल मिलने की ओर आगे की ओर गति करेगी और वो भी घूर्णन करते हुए अपने अनुपातीय परिमाण में। वही स्थिति यहाँ सूर्य के साथ होता है। ये सूर्य जो है, सूर्य अपने अक्ष पर इनको एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 25 दिन का समय लग जाता है। तो कोई भी घूर्णन होता है अपने अक्ष के परितः अपने धुरी पर घूर्णन होता है। तो अक्ष हमेशा ये जो ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव, ये नॉर्थ ध्रुव सूर्य का, तो कोई भी ध्रुव का जो आकार होता है गोलाकार होता है, गोलीय रूप में होता है, वृत्तीय रूप में ध्रुव का आकार होता है और थोड़ा समतल होगा, चपटा होगा ये विषुवतीय भाग के अपेक्षा। तो प्रकाश का उत्सर्जन अथवा परावर्तन समतल सतह से अथवा चिकना सतह से ज़्यादा परिमाण में होगा और वो समानांतर रूप में यहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होगा। और जो ये सतह, इसका सतह जो वक्ररेखीय है, विषुवतीय रेखा की ओर बढ़ने पर सूर्य का सतह वक्र रेखीय रूप में हो जाता है। तो वक्र रेखीय सतह से प्रकाश का परिवर्तन या उत्सर्जन जो भी होगा वो थोड़ा फैला हुआ होगा, अपसारी रूप में होगा या अभिसारी रूप में होगा। तो यहाँ इनके उत्सर्जन का जो परिमाण होगा कम होगा और यहाँ जो ध्रुव से जो प्रकाश का समानांतर रूप में उत्सर्जन होगा वो थोड़ा सघन रूप में होगा, यानी यहाँ परिमाण ज़्यादा होगा और यहाँ का परिमाण कम होगा उत्सर्जन का। तो यहाँ पर विकिरण बल का प्रभाव कम पड़ेगा सतह पर और अपेक्षा ध्रुवों के, क्योंकि ध्रुवों पर का जो समानांतर रूप में किरणें उत्सर्जित हो रही है तो यहाँ पर ये ज़्यादा प्रभाव डालेंगे सतह पर, ध्रुवों पर इन किरणों का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि ये हवाएं जिस प्रकार बैलून पर के साथ व्यवहार करती है वैसा ही व्यवहार उत्सर्जित किरणें सूर्य के सतह से के साथ करती है। तो ये जो है ध्रुव का आकार गोलाकार रूप में होगा, तो यहाँ इसको एक बलाघूर्ण भी मिलेगा, सूर्य को बलाघूर्ण मिलेगा तो सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगेंगे। और चूंकि यहाँ पर हमने बताया कि किसी भी रास्ते से अगर बल ज़्यादा परिमाण में मिलता है तो वो कम परिमाण बल के दिशा में आगे की ओर गति करने लगेगा। तो सूर्य के साथ भी ऐसा ही होता है। ये यहाँ पर ये जो है घूर्णन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने सौर परिवार के नियमित गतियों के साथ, ये आगे लेकर बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर एडविन हबेल द्वारा जो सिद्धांत दिए थे कि ब्रह्मांड निरंतर प्रसार में है और प्रत्येक गैलेक्सी एक दूसरे से दूर झट रही है, तो उस सिद्धांत का यहाँ पर समर्थन हो रहा है, यह फैलाव हो रहा है। तो सूर्य से जो किरणें उत्सर्जित होती हैं, चूँकि सूर्य घूर्णित अवस्था में हो जाते हैं तो इनसे उत्सर्जित होने वाली जो किरणें हैं ये भी घूर्णित हो जाएंगी। इनके सतह का प्रभाव इन किरणों पर पड़ेगा तो ये भी घूर्णित हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप एक उदाहरण के द्वारा मैं समझा दूँ, यहाँ पर चाक का तस्वीर बना हुआ है जिसमें पानी से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ है और इनके दोनों तरफ छिद्र है। तो अगर हम चाक को घुमाएंगे, चाक को नचाएंगे तो ये पानी से भरा बर्तन भी नाचने लगेगा, घूमने लगेगा और इनसे उत्सर्जित ये जो किरणें, ये प्रवाहित जो धाराएं हैं निकल रही हैं, ये भी बर्तन के द्वारा के प्रभाव से प्रभावित होंगी, यानी ये भी घूर्णन के दिशा में आगे की ओर बढ़ने लगेंगी। एक नियम है घूर्णन का प्रभाव। जब घूर्णित वस्तु के संपूर्ण द्वारकों से जब कोई कार्य संपादित होता है, संपूर्ण द्वारक अर्थात बाहरी सतह से जब कोई कार्य संपादित होता है, जैसे कि आकर्षण का और ये उत्सर्जन का, यहाँ उत्सर्जन का ये आकर्षण है, कोई कार्य संपादित होता है तो संपादित हुए कार्य के कारक अर्थात ये
संपादित है जो कार्य के कारक, यानी पानी का जो फुहारा निकल रहा है ये कारक हुआ, ये उत्सर्जित किरण जो है ये कारक हुआ। और ये जो आकर्षण रेखाएं हैं पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण रेखाएं केंद्र की ओर होता है ये कारक हुए। तो द्वारक की अवस्थाओं के द्वारक संपादित हुए कार्य के कारक द्वारक की अवस्थाओं के प्रभाव से प्रभावित होंगे। यानी द्वारक की अवस्था, जैसे द्वारक गति में है या फिर विराम में है, स्थिर है, अगर द्वारक गति में होगा तो इनसे उत्सर्जित होने वाले जो कारक है इनका पथ वक्र रेखीय हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, वक्र रेखीय हो जाएगा। लेकिन द्वारक जब विराम में होगा, स्थिर होगा, तो इनसे निकलने वाला ये जो फुहारा है वो सीधी रेखा में निकलेगा, इसका पथ सरल रेखा होगा, एक सरल रेखीय होगा। तो यहाँ पर अगर इन उत्सर्जित या निकलने वाली जो फुहारे हैं इनके मार्ग में अगर कोई वस्तु उपस्थित हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक वस्तु का तस्वीर बना हुआ है, तो ये इसके मार्ग में उपस्थित है, तो यहाँ से जब फुहारा घूर्णन के प्रभाव से आगे की ओर बढ़ेगा, घूर्णन दिशा की ओर बढ़ेगा, तो इसके मार्ग में उपस्थित जो भी वस्तु है उस पर एक धक्का लगेगा, उस पर प्रभाव डालेगा। तो ये देख रहे हैं कि सामने वाला भाग है और पीछे वाला भाग है। तो सामने वाले भाग पर निकलने वाले फुहारों का धक्का लगेगा, तो ये सामने वाला भाग वस्तु का जो है सामने वाला भाग पीछे की ओर चला जाएगा और पीछे वाला भाग पुनः सामने आ जाएगा। इस तरह बारंबार घूर्णित फुहारों का इस पर धक्का लगेगा तो वस्तु अपने अक्ष पर, अपने बिंदु पर घूर्णन करने लगेगी। और चूंकि इन फुहारों का गति घूर्णन दिशा में है, जो ये बर्तन है, पानी से भरा हुआ बर्तन ये घूम रहा है, तो ये निकलने वाले फुहारे भी इसके चारों तरफ घूमने लगेंगे, ये घूर्णित हो जाएंगे। तो इनका एक बल इस वस्तु पर घूर्णन के दिशा में लगेगा, तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए इस बर्तन के चारों तरफ घूमने लगेगा, परिक्रमा करने लगेगा एक निश्चित पथ पर, द्वितीय पथ पर। ठीक ऐसा ही व्यवहार ये जो बर्तन चाक पर घूम रहा है उनसे फुहारा जो है इसकी घूर्णित अवस्था में हो जाता है, तो ठीक ऐसा ही व्यवहार ये चाक पर घूमने वाले बर्तन का व्यवहार जो है इनसे उत्सर्जित होने वाले किरणों का होता है। जैसे कि ये सूर्य से किरणें उत्सर्जित हो रही है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इनके मार्ग में कुछ ग्रह और पिंड उपस्थित हैं, तो इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं घूर्णन के दिशा में चलेंगी। सूर्य घूर्णित अवस्था में है तो इनसे उत्सर्जित किरणें जो घूर्णित दिशा में चलेंगी, तो यहाँ उपस्थित ग्रहों को और आकाशीय पिंड जो है इनके मार्ग में इन पर धक्का लगेगा। तो ये जो हमने बताया कि सामने वाला भाग और पीछे वाला भाग, ये ग्रह का जो है सामने वाले भाग पर उत्सर्जित किरणों का प्रभाव पड़ेगा, धक्का लगेगा, तो ये सामने वाला भाग पीछे की ओर आ जाएगा और पीछे वाला भाग पुनः सामने आ जाएगा। इस तरह बारंबार उत्सर्जित किरणों द्वारा इन पर धक्का लगेगा और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगेंगे। और चूंकि ये घूर्णित अवस्था में है, ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं घूर्णन की दिशा में किरणें, तो ये जो ग्रह है ये भी सूर्य के चारों ओर इनको बल मिलेगा विकिरण उत्सर्जन के कारण, दबाव के कारण, तो ये चारों तरफ सूर्य के घूमने लगेंगे, परिक्रमा करने लगेंगे अपने कक्षा में, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए। ठीक वैसा ही यहाँ पर पृथ्वी का जो आकर्षण रेखाएं हैं ये चंद्रमा के सतह पर प्रभाव डालते हैं, सामने वाला सतह पर। तो ये जब पृथ्वी घूर्णित अवस्था में होता है तो ये आगे की ऐसे बढ़ने लगेगा, तो इनसे जो रेखाएं हैं, आकर्षण रेखाएं, ये भी घूर्णित रूप में हो जाती हैं, घूर्णित दिशा में आगे की चलने लगती हैं। तो यहाँ पर सामने इनका प्रभाव पड़ता है, सामने वाले सतह पर चंद्रमा हो या कोई और पिंड हो, तो इनको ये आगे की ओर ऐसे धकेल लेंगे, तो ये सामने वाला भाग पीछे आ जाएगा और पीछे वाला भाग सामने आ जाएगा। पुनः बारंबार यही प्रक्रिया दोहराते रहेगा। ये आकर्षण रेखाएं जो है इनका गुरुत्वीय क्षेत्र में जो इनका गुरुत्व आकर्षण रेखाएं हैं ये इस पर प्रभाव डालेगा, तो ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगेगा चंद्रमा। और चूंकि इनकी दिशाएं घूर्णित हो जाती हैं इन रेखाओं का, तो आगे की ओर ये चंद्रमा को प्रभाव डालकर आगे की ओर गति के लिए बाध्य करेगा। तो ये चारों तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा अपने कक्षा में, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए।
जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किरणें उत्सर्जन के कारण यहाँ पर इनकी रेखाएं सीधी है, जबकि जैसे कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर से जो फुहारा निकल रहा है ये बर्तन घूर्णन की अवस्था में है, तो इनसे उत्सर्जित होने वाली निकलने वाली जो फुहाराएं हैं ये वक्र रेखीय रूप में हो जाती है। तो ठीक यहाँ जो है सूर्य घूर्णित अवस्था में रहेंगे तो इनसे उत्सर्जित होने वाली जो किरणें हैं, जो प्रकाश का जो पथ है, ये घूर्णित अवस्था में इनका जो पथ है ये थोड़ा वक्रीय हो जाएगा। शुरू का बिंदु और अंत का बिंदु मिलाने पर सरल रेखीय न होकर ये वक्र रेखीय हो जाएगा। जैसे कि ये पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है, तो अगर ये प्रकाश यहाँ इस सतह से चलकर पृथ्वी के पास पहुंच रहा है तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इसको 8 मिनट का समय लग रहा है, तो यहाँ का जो सतह है थोड़ा सा 8 मिनट में आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो उस समय अगर हम लोग ये शुरू का बिंदु और अंत का बिंदु अगर हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ सरल रेखीय पथ नहीं होकर वक्र रेखीय पथ हो जाएगा। प्रकाश का पथ घूर्णित अवस्था में सरल रेखीय न होकर वक्र रेखीय होता है, ये कहा जा सकता है। और दूसरा बात ये बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य से जो किरणें उत्सर्जित हो रही है तो इनकी दिशाएं केंद्र से बाहर की ओर है, तो इस पर ये जो सामने जो ग्रह है इस पर धक्का इनका लगता है केंद्र से बाहर की ओर, यानी उत्सर्जन दिशा में। और यहाँ बल का 2 घटक कार्य कर रहा है, एक उत्सर्जित दिशा में और दूसरा घूर्णन के दिशा में। सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहे हैं, तो ये घूर्णन दिशा में भी इनकी किरणें आगे की ओर चल रही हैं। तो यहाँ पर जब प्रभाव डालेंगी ये जो ग्रह है इन पर इनका प्रभाव पड़ेगा, इन पर धक्का लगेगा, तो ये सूर्य से यानी केंद्र से विपरीत दिशा में इनका झुकाव होगा। इनका प्रकृति अपकेंद्रीय हो जाएगा, यानी इन पर अपकेंद्र बल का प्रभाव होगा। जो अपकेंद्र बल का अर्थ होता है कि केंद्र को त्यागने वाला बल, केंद्र से दूर जाने वाला, केंद्र से दूर गति के लिए बाध्य करने वाला बल अपकेंद्र का। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय प्रकृति इसको मिल रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो दिशाएं हैं केंद्र की ओर न बदलते हुए केंद्र से बाहर की ओर इसकी दिशाएं बदलेगा। ये वृत्तीय पथ जो है इनका दिशाओं का जो परिवर्तन होगा केंद्र से बाहर की ओर होगा, यानी केंद्र से दूर की ओर होगा। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जो पृथ्वी है और चंद्रमा का जो गति का चित्रण किया हुआ है, तो यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जो है इन पर आकर्षण रेखाओं का प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये केंद्र की ओर खींच रहा है एक बल। यहाँ भी बल का 2 घटक कार्य करता है, एक केंद्र की ओर और एक घूर्णन दिशा की ओर। जैसे कि हम इनका जो दिशाएं परिवर्तित होगी तो ये केंद्र की ओर परिवर्तित होगी, इनकी दिशाएं केंद्र की ओर परिवर्तित होगी। और दूसरा जो घटक है, पहला घटक के कारण केंद्र की ओर इनका दिशा परिवर्तित होगी और दूसरे घटक के कारण ये अपने वृत्तीय पथ पर इनको गति मिलेगा। जैसे कि अगर हम किसी गाड़ी को या किसी वस्तु को हम सीधी उनकी चाल जो है वक्र सरल रेखा में है, लेकिन अगर कोई उसको टर्न करना हो यानी किसी मोड़ पर उस गति को मोड़ना हो तो हम उस गति को धीमा करेंगे, उसको वहाँ पर टर्न के मोड़ पर धीमा करेंगे। फिर पुनः जब हम टर्न कर लेंगे तो उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए फिर हम गति को तेज करेंगे। तो यहाँ पर जो टर्न पर यानी मोड़ पर जो गति में ह्रास हुआ है, इस ह्रास को पूरा करने के लिए ये आकर्षण रेखाएं जो कि घूर्णन दिशा में चल रही हैं, तो इनका यहाँ पर प्रभाव पड़ता है और वृत्तीय पथ पर इनका त्वरण एक समान बना रहता है। इनके घूर्णन दिशा में जो आकर्षण रेखाएं हैं घूर्णन दिशा में चलने के कारण इन पर एक बल लगाता है, जिससे कि दिशाएं तो इनकी परिवर्तनशील होती है लेकिन वृत्तीय पथ पर इनका त्वरण एक समान बना रहता है। ये घूर्णित आकर्षण रेखाओं द्वारा यहाँ पर घूर्णित
उत्सर्जित किरणों द्वारा इनका ये वृत्तीय पथ पर गति एक समान बना रहता है। जो मोड़ पर गति का जो ह्रास होता है, उस ह्रास का भरपाई ये घूर्णन दिशा में चलने के कारण ये किरणों का अथवा इन आकर्षण रेखाओं का घूर्णन गति में चलने के कारण इनके वृत्तीय पथ पर त्वरण एक समान बना रहता है। एक और मैं बात बता दूं कि ये जब इनके जो यह अभिकेंद्र बल कार्य कर रहा है, इस पर केंद्र की ओर गति परिवर्तित हो रही है, तो ये केंद्र की ओर नहीं आकर अथवा ये जो उत्सर्जन के कारण इन पर जो धक्का बाहर की ओर लग रहा है, तो ये बाहर की ओर न जाकर एक निश्चित वृत्तीय पथ पर क्यों बना होता है, इसका एक नियम है कि स्थिर घूर्णन का नियम जो हमारे बुक में लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे उसको तो सब कोई रहस्य बनकर नहीं रहेगा, सब सामने आ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। क्योंकि जब तक ये घूर्णन की अवस्था में होंगी तब तक ये न केंद्र की ओर आएगा और न केंद्र से ये बाहर की ओर जाएगा। क्योंकि कोई भी घूर्णन अपने अक्ष के परितः होता है और इस पर बल घूर्णन के बाद दो बल और कार्य करने लगते हैं। ये दो बल ये है अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। जैसे लट्टू अपने कील पर नाचता है, घूर्णन करता है, तो वो कील जो है वो एक अक्ष का परिचय देता है, वो अक्ष के रूप में होता है। तो अक्ष के परितः कोई भी घूर्णन होता है तो एक बल केंद्र की ओर कार्य करता है अक्ष की ओर, और दूसरा बल अक्ष से बाहर की ओर यानी केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, तो ही स्थिर घूर्णन संभव हो पाता है। ये मेरे बुक में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे तो सब सामने आ जाएगा। तो मेरे बुक को जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये स्थिर घूर्णन का जो नियम है जिससे आप लोग को सब पता चल जाएगा। और मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, तो ये सवाल जो है मैं आप लोगों को पढ़कर बता रहा हूँ। ये पहला सवाल मेरा ये है कि वृत्तीय या देखवृत्तीय पथ पर जब कोई प्रेक्षक गति करता है तो उसका झुकाव केंद्र की ओर होता है, अभिकेंद्र बल। दूसरा सवाल ये है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है सूर्य से विपरीत दिशा में क्यों। तीसरा सवाल ये है कि जब पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा वृत्तीय पथ पर कर रही है तो उसका झुकाव केंद्र की ओर यानी सूर्य की ओर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों। सूर्य अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं, किस बल के कारण। घूर्णन काल 25 दिन का है। पांचवा सवाल है पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है, किस बल के कारण। घूर्णन काल लगभग 24 घंटे का है। छठा सवाल है प्रथम गति नियम से लिया गया है, कोई भी वस्तु अपने विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था को बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ये नियम सूर्य के घूर्णन पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गति अथवा विराम की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। सातवां सवाल है गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से लिया गया है, ब्रह्मांड में उपस्थित पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो कोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप कार्य करता है, यानी एक सरल रेखा में कार्य करता है। तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा वृत्तीय पथ पर क्यों करती है, ये प्रश्न सिर्फ दिशा हेतु है। बिंदुवत संसार निरंतर प्रसार में है और गुरुत्वाकर्षण बल का काम है खींचना, आकर्षित करना और किसी बिंदु पर गति को पूर्णतः रोक देना, यानी प्रसार या फैलाव को रोकना, सिकुड़न पैदा करना और किसी बिंदु पर गति को पूर्णतः रोक देना। तो 9वां सवाल, तो बिंदुवत संसार किस बल के कारण निरंतर प्रसार में है। 10वां सवाल, किसी वस्तु के आकार परिवर्तन में कोई न कोई बल अवश्य कार्य करता है। वस्तु के प्रसार 3 प्रकार के होते हैं, पहला रैखिक प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा आयतन प्रसार। इन प्रसारों के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। 11वां सवाल, किस बल के कारण हजारों रेखाएं सभी दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है। गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जब बल लगता है तो सभी वस्तुओं का आकर्षण पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, तो यहाँ पर केंद्र की ओर हजारों रेखाएं का तुलना हुआ है, संबंधित बात है ये। और 12वां सवाल है, और किस बल के कारण हजारों रेखाएं सभी दिशाओं में किसी एक बिंदु से चलकर आगे की ओर बढ़ती है। जैसे कि सूर्य से किरणें उत्सर्जित होती हैं तो उनके केंद्र से हजारों किरणें आगे की ओर बढ़ती हैं, इनकी रेखाएं हजारों रूप में रेखाएं इनकी होती हैं किरणों की। अब 13वां सवाल है, बिग बैंग यानी विशाल धमाका की घटना किस बल के कारण घटित हुआ था।
14वां सवाल, मामूली पटाखे फूटते हैं किस बल के कारण? यानी जब पटाखे में बारूद होता है और उस बारूद एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनमें उष्मीय ऊर्जा का एक परिमाण प्रचंड परिमाण हो जाता है और पटाखे उष्मीय ऊर्जा के प्रभाव के कारण फूट जाते हैं। यहाँ पर 15वां सवाल ये है, प्रकाश में वेग होता है, गति होती है और गति के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो इस कार्य के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? 16वां सवाल, शुक्र ग्रह के धीमी गति से घूर्णन का कारण बताएं। 17वां सवाल, किसी गोलाकार वस्तु के स्थिर घूर्णन का कारण और उस पर क्रियाशील बलों का नाम बताएं। जैसे हमने जैसे कि ये मैं बता दूं कि ये जो सौर परिवार जो है इनका जो गति है विकिरण बल के कारण है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इन गतियों के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के केंद्र से की ओर आकर्षण करता है किसी भी वस्तु को, तो किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड के गुरुत्वीय त्वरण सभी प्रकार के पिंडों का गुरुत्वीय त्वरण सभी प्रकार अर्थात भारी पिंड हो या हल्का पिंड हो, सबका त्वरण एक समान होता है। गुरुत्व के अधीन गिरने वाले या गुरुत्व के अधीन गतिशील सभी प्रकार के पिंडों का त्वरण एक समान होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है यही बताता है। तो यहाँ पर जो इनका जो गतियाँ हैं या देखने में इनकी गतियाँ में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि सूर्य ये बुध का जो घूर्णन गति है, शुक्र का जो घूर्णन गति है, जैसे कि बुध का जो घूर्णन गति है वो लगभग 59 दिन में बुध एक घूर्णन पूरा करते हैं अपने अक्ष पर, और ये शुक्र है जो ये अपने अक्ष पर इनके घूर्णन गति पूरा करने में इनको 243 दिन लग जाता है लगभग। और ये बृहस्पति का जो घूर्णन गति है लगभग 10 घंटा के आसपास में घूर्णन पूरा कर लेते हैं। पृथ्वी 24 घंटा लगभग इनको लगता है, तो मंगल का भी 24 घंटा। तो ये दूरियां इनके अपेक्षा इनकी दूरियां बढ़ी हुई है, इनके अपेक्षा ये दूरियां इनकी बढ़ी हुई है, लेकिन ये 59 दिन इनमें लग जाता है बुध को अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए, शुक्र को 243 दिन। तो यहाँ पर ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इनकी गतियाँ संभव हो रही है। यहाँ पर विकिरण बल जो है, विकिरण बल चूंकि विकिरणकारी ऊर्जाओं द्वारा उत्पन्न एक प्रभाव है, इसलिए विकिरण बल का स्वभाव भी विकिरण ऊर्जा जैसा ही होगा, प्रकाश जैसा ही होगा। प्रकाश समतल सतह पर प्रकाश का परिवर्तन ज्यादा होता है और खुरदरा सतह से इसका परिवर्तन कम होता है। प्रकाश सघन माध्यम में भी प्रवेश करता है और विरल माध्यम में भी इसका जो जाल है तीव्र हो जाता है। तो ये जो प्रकाश सतह पर निर्भर करता है इसका परिवर्तन अथवा उत्सर्जन। तो ये जब प्रकाश का परिवर्तन जिस सतह से ज्यादा परिमाण में होगा वहाँ उस सतह पर प्रकाश का घर्षण जो है, घर्षण का प्रभाव कम होगा, और जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन कम होगा उस सतह पर प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव ज्यादा होगा। जैसे कि आप एक कील है, इस एक कील को हम लेकर किसी सतह पर आगे की ओर खींचते हैं, घर्षित करते हैं, तो यहाँ पर कील थोड़ा सतह में प्रवेश कर जाएगा। तो प्रवेश करने पर यहाँ घर्षण बल का प्रभाव ज्यादा होने लगेगा। तो वही बात यहाँ पर होता है, प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव जब ज्यादा होता है तो वहाँ प्रकाश का परिवर्तन कम होगा, और प्रकाश विकिरण बल का वहाँ पर जहाँ पर प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव ज्यादा होगा विकिरण बल का प्रभाव भी ज्यादा होगा, तो उसमें ज्यादा विकिरण बल कार्य करेगा और वो उसको गति ज्यादा मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये जो दो बात हमने बताया कि प्रकाश सतह पर निर्भर करता है तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है जब प्रकाश का परावर्तन कम होता है, क्योंकि किरण जो है थोड़ा सा सतह में अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ पर
इसका प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, इसको ज़्यादा गति मिलती है। और प्रकाश का जब परिवर्तन ज़्यादा मात्रा में होता है तो वहाँ पर प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव कम होगा, उस सतह को पर विकिरण बल का प्रभाव भी कम होगा, तो वहाँ गति कम होगी। प्रकाशीय घर्षण का जब प्रभाव जैसे कि यहाँ पर विकिरण बल का जो स्वभाव है और विकिरण बल विकिरणकारी ऊर्जाओं के प्रभाव से प्रभावित है, प्रभाव से द्वारा उत्पन्न बल है, तो ये विकिरण ऊर्जा जैसा इसका भी स्वभाव होगा। तो यहाँ पर ये जो सतह जो है इसको ज़्यादा परिमाण में इनका परिवर्तन होता है किरणों का, तो यहाँ पर विकिरण प्रकाशीय घर्षण कम हो रहा है। तो यहाँ पर इनका जो गति है शुक्र का और बुध का, ये यहाँ से प्रकाश का परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर प्रकाशीय घर्षण का परिमाण भी कम मिल रहा है। तो जैसे कि तो इसलिए यहाँ पर इनकी गतियाँ कम होती है, घूर्णन गतियाँ जो है इनको बल कम मिलने के कारण इनकी घूर्णन गति भी धीमी होती है। इसे प्रकाश यहाँ से आगे की ओर जब बढ़ता है तो इनकी सतह को घिसते हुए यानी घर्षित करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, प्रकाशीय घर्षण का जो परिमाण है इनको कम मिल रहा है क्योंकि यहाँ परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। और ये जो बृहस्पति है या फिर पृथ्वी है, मंगल है, तो ये जो है इनको ज़्यादा परिमाण में यहाँ पर प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव इन पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो घर्षित करते हुए जो किरणें आगे की ओर बढ़ रही हैं, तो यहाँ पर घर्षण बल प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इनको विकिरण बल भी ज़्यादा मिल रहा है और इसलिए इनकी घूर्णन गतियाँ तेज है, ज़्यादा परिमाण में इनको बल मिलने के कारण। और यहाँ पर जो इनकी सतह है यहाँ पर प्रकाशीय घर्षण का प्रभाव कम हो रहा है, इसलिए इनकी सतह को विकिरण बल का प्रभाव भी इनको विकिरण बल भी इन पर कम लग रहा है। तो यहाँ पर इसलिए इनकी घूर्णन जो गति है धीमी गति हो जाती है। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गतिशील सभी प्रकार के पिंडों का, सभी प्रकार यानी भारी पिंड या हल्के पिंड का त्वरण एक समान होता है। तो यहाँ पर एक समान त्वरण, एक समान गति दिखाई नहीं दे रहा है, इनकी गति में भिन्नता दिखाई दे रहा है, भिन्नता पाई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है इस पर ये इसका कार्य दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इनकी गतियाँ भिन्न नहीं होती, एक ही गति होती सब में। घूर्णन गति जो है सब में एक ही होती क्योंकि ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन ये विकिरण बल जो है सतह पर निर्भर करता है। इसलिए प्रवर्तन और प्रकाशीय घर्षण पर ये निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे इनका प्रभाव पड़ता है वैसे इनकी गतियाँ हैं सभी ग्रहों का। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि विकिरण बल के कारण ही सूर्य के अपने अक्ष पर घूर्णन और ग्रहों में गतियाँ जो है विकिरण बल द्वारा ही इनको मिल रहा है। विकिरण बल ही उत्तरदायी है इनकी गतियों के लिए और गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गतियों के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि अभी हमने बताया कि यहाँ पर विकिरण बल द्वारा ये कार्य कर रहे हैं, इनकी गतियाँ जो है विकिरण बल द्वारा ये कार्य कर रहे हैं, इनकी गतियाँ जो है विकिरण बल उत्तरदायी है इनकी गतियों के लिए। गुरुत्वाकर्षण बल जो अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कार्य करता है तो यहाँ पर जो सूर्य के से दूरियां बढ़ रहा है, दूरियों के अनुसार इन ग्रहों का जो अपना स्थिति है, तो सतह पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है और सतह से अंदर यानी केंद्र की ओर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाता है। फिर सतह से आगे की ओर बढ़ने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाता है। तो यहाँ पर इसको ज़्यादा इनको बल मिलना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल के जो सिद्धांत है उसके अनुसार इनको ज़्यादा यहाँ बल मिलना चाहिए। तो यहाँ इनको गति भी ज़्यादा होना चाहिए, न कि इनको ज़्यादा गति होना चाहिए बृहस्पति को, पृथ्वी को या मंगल को। तो इनकी गतियाँ ज़्यादा है और घूर्णन गतियाँ समय इनको कम लगता है घूर्णन पूरा करने में। और ये जो बुध है जो सूर्य के से सबसे नज़दीक ग्रह है,
उसके बाद ये लोग जो है सूर्य शुक्र ग्रह है, ये भी नजदीक है, तो इनको ज्यादा बल मिलना चाहिए गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार। तो इनकी गतियां भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको गति कम मिलती है, ये बुध को और शुक्र को। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है, ये इसके अनुसार यहाँ पर गति देखने को नहीं मिल रहा है। विकिरण बल के सिद्धांत के अनुसार इनकी गतियां यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पूरा इससे सिद्ध होता है कि विकिरण बल द्वारा इनकी गतियां हैं सूर्य और ग्रहों की, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उपग्रहों की गतियां हैं। जैसे कहा जा रहा है या कहा जाता है कि सूर्य का गति जो है घूर्णन गति, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और वो भी किसी दूसरे पिंड का जो प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसको बल है, वहां से प्रभाव पड़ता है सूर्य के सतह को, और तब इनमें घूर्णन गति उत्पन्न होता है। लेकिन ये कहावत है कि मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, और मृग चारों तरफ जंगल में, पूरे जंगल में घूम रही है, छान मारती है कि ये कौन सा ऐसा खुशबू है और अच्छा चीज है जिसको पाना चाह रही है। लेकिन यहाँ पर सूर्य के उत्सर्जित किरणें ही कस्तूरी का काम कर रहा है। इनको घूर्णन के गति के लिए जिम्मेदार उत्सर्जित किरणें ही है, विकिरण बल द्वारा इनको गति मिल रही है। और दूसरा बात ये कि कोई भी पिंड वो दीप्त हो या अदीप्त हो, जब कोई भी भारी पिंड दीप्त हो या दीप्त हो, भारी पिंड जो है उसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ हल्के पिंड का स्थान परिवर्तन होता है। हल्का पिंड दीप्त हो या अदीप्त हो, यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य का जो द्रव्यमान है इन ग्रहों से बहुत ज्यादा है, तो ये भारी पिंड है, इसलिए इनका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। इनके अपेक्षा इनके संबंधित में रिलेटिव जो है संबंधित, ये जो है ये अपने स्थान पर है, और इनका स्थान परिवर्तन होते रहता है क्योंकि हल्का पिंड है। उसी प्रकार अगर यह ब्लैक होल जिसका हम लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं, कृष्ण पिंड जो है, तो वहाँ जो वो अगर हल्का पिंड होगा तो ये जो दीप्त अदीप्त पिंड है ब्लैक होल, और ये कृष्ण पिंड जो भी है ब्लैक अदीप्त होते हैं, तो अगर उनका द्रव्यमान कम होगा तो ये दीप्त पिंड के चारों तरफ वो चक्कर लगाएंगे, परिक्रमा करेंगे। जैसे ये अदीप्त पिंड है तो ये चारों तरफ इनके चक्कर लगाते हैं दीप्त पिंड के। लेकिन अगर दीप्त पिंड का द्रव्यमान कम हो और अदीप्त पिंड का द्रव्यमान ज्यादा हो, तो ये दीप्त पिंड जो है ये उस अदीप्त पिंड का के चारों तरफ परिक्रमा करेगा, चक्कर लगाएगा। वहां पर होगा ये, क्योंकि ये घूर्णन के कारण जो है उत्सर्जित किरणें हैं, तो दीप्त पिंड घूर्णन करता है अपने उत्सर्जित किरणों के कारण विकिरण बल के प्रभाव के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये एक सूर्य है और इनसे ये दीप्त पिंड है, और इनसे ये जो कील हमने इसमें लगाए हुए हैं ये उत्सर्जित किरणें हैं। तो ये किरणें जो है ये उस अदीप्त पिंड के सतह पर प्रभाव डालेंगी। वास्तव में ये इसकी भुजाएं हैं, भुजाएं के रूप में ये इनका व्यवहार होता है। तो यहाँ पर ये जो किरणें उत्सर्जित किरणें हैं, और ये मान लीजिए कि ये अदीप्त पिंड है, भारी पिंड है, तो यहाँ पर इन किरणों का प्रभाव ऐसे पड़ेगा। ये किरणें द्वारा ही ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूर्णन करते जाएगी, सतह के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूर्णन करते जाएगी। किरणों के धक्का के कारण उनके सतहों पर एक धक्का लगेगा किरणों से। इस प्रकार ये जो है ये वस्तु जो है ये दीप्त पिंड है आगे की ओर बढ़ेगा, और उसके चारों तरफ एक निश्चित वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करने लगेगा। जैसे कि हम आप लोगों को एक साधारण उदाहरण देकर समझा देना चाहता हूँ कि जब सूर्य की किरणें उत्सर्जित होती हैं तो वो कैसे अपना मार्ग में उपस्थित वस्तुओं पर, पिंडों पर प्रभाव डालती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम सूर्य हैं और हमारी भुजाएं जो है, इनसे हमारा जो हाथ है ये किरणें हैं, उत्सर्जित किरणें हैं। तो ये जब सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगेंगे
तो इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं या पृथ्वी जो आकर्षण रेखाएं हैं, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षण रेखाएं बनता है, तो वो चंद्रमा पर कैसे प्रभाव डालता है। तो जैसे कि पृथ्वी सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहे हैं, तो इनसे ये जो किरणें उत्सर्जित होती हैं, मेरे हाथ जो किरणें हैं उत्सर्जित होती हैं, तो ऐसे आगे की ओर धक्का मारती है सामने वाली जो वस्तु है उन पर, और ये वस्तु जो है उस दिशा में आगे की ओर अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है घूर्णन दिशा में, और सूर्य के चारों ओर अपने एक वृत्तीय पथ पर, निश्चित पथ पर उसको चारों तरफ परिक्रमा करने लगता है। मेरा सरल उदाहरण द्वारा हम अभी आप लोगों को समझाए, इस सरल उदाहरण द्वारा हम अभी आप लोगों को जो एक वृत्तीय के केंद्र पर जो हम अपने आप को अभी जो हम आप लोगों को वृत्तीय पथ पर एक व्यक्ति को घूर्णन करते हुए और अपने चारों तरफ परिक्रमा करते हुए दिखाए, हम केंद्र पर थे और मेरी जो भुजाएं हैं वो उत्सर्जित किरणों के रूप में थी और आकर्षित रेखाओं के रूप में थी। तो ये बात साधारण तौर पर आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आप विद्वान लोग से, महानुभावों से मेरे अनुरोध है कि इस मेरे प्रयास को, मेरे कोशिश को देखें और इसमें मेरी कमियों को आप लोग ढूंढने की कोशिश करें और इस कीमती समय निकालकर